Hello everyone, welcome back to IBS. Today we are going to discuss about strategic planning journey. इसके बाद हमारा दूसरा टॉपिक जो होगा एनालाइज एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। तो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में क्या क्या चीज आते हैं, जैसे आपका आता है इंडस्ट्री इन्वायरमेंट, आप किस इंडस्ट्री में उसके बारे में अच्छे से जानना। नेशनल इंटरनेशनल इन्वायरमेंट क्या है, माइक्रो इन्वायरमेंट में क्या क्या चीजें हैं। तो पहले हम इंडस्ट्री इन्वायरमेंट समझते हैं। इंडस्ट्री इन्वायरमेंट में जैसे कि आप मान लीजिए कि मोबाइल इंडस्ट्री में हो और कोई बिजनेस जो है वो टेप रिकॉर्डर बनाती है और कोई जो है वो कैमरा बनाती है। अब जब मोबाइल आया तो क्या हुआ कि टेप रिकॉर्डर का बिजनेस जो है वो स्लोली इंडस्ट्री ही पूरी डाउन होने लगी और कैमरा की इंडस्ट्री भी जैसे कोटेक वगैरह है उनकी भी बिजनेस जो है डाउन होने लगी। परफेक्ट एग्जांपल के लिए हम नोकिया ले लेते हैं। नोकिया का क्या पहले मोबाइल आता था, लेकिन नोकिया के मोबाइल में कैमरा नहीं होता था। अब नए मोबाइल जो आए सैमसंग वगैरह के, उन्होंने कैमरा भी डाल दिया, म्यूजिक भी डाल दिया, सब कुछ डाल दिया, तो इन सारी इंडस्ट्री को इम्पैक्ट पड़ गया और सब कुछ उसको एक ही जगह मिल गया, तो कस्टमर जो है इधर भागेगा। तो उसके लिए आपको इंडस्ट्री समझने की जरूरत है। अब आपकी ये वाली इंडस्ट्री होगी तो ये इंडस्ट्री अगर डिक्लाइन है और आप इस इंडस्ट्री में हो तो ऑब्वियसली आपका रेवेन्यू भी डिक्लाइन होगा। और आप अगर इस इंडस्ट्री में हो तो आप ये इंडस्ट्री ग्रो कर रही है तो आपके बिजनेस भी साथ के साथ ग्रो होनी चाहिए। और इसलिए भी अगर आप इसमें हो और वो उस इंडस्ट्री में हो जो इंडस्ट्री ग्रो कर रही है, लेकिन आप अगर नोकिया की तरह हो और आपने जो भी नए चेंजेस आ रहे हैं मार्केट में, जैसे कैमरा आ गया, म्यूजिक सिस्टम भी इसमें आ गया, उसके अलावा बहुत सारे ऐप का फंक्शन है और भी जो भी फैसिलिटी है इसके अंदर, वो अगर आपके नोकिया में नहीं है तो ऑब्वियसली आपका क्या होगा, रेवेन्यू डाउन जाएगा। तो इसलिए आपको ग्रोथ इंडस्ट्री में रहते के साथ साथ आपको R&D पे भी खर्चा करने की सख्त जरूरत होती है। तो इस तरीके से हम इंडस्ट्री को पूरी तरीके से समझना जरूरी है और करंट क्या टेक्नोलॉजी चेंजेस हो रहे हैं उन सबको समझना भी जरूरी होता है। अब बात करते हैं नेशनल इंटरनेशनल। जैसे मैंने बोला, आप एक कंट्री से दूसरे कंट्री में जाओगे तो आप उसका सारा चीज समझना, कल्चर, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है कि नहीं, पॉलिटिकल रिलेशनशिप आपका वहाँ पे स्टेब्लिश हो सकता है कि नहीं। अभी आप जिस कंट्री में हो, मान लीजिए आप इंडिया में हो, ठीक है, तो इंडिया में आपको सब पता है यहाँ पॉलिटिकल इशू कैसे हैं, यहाँ के पॉलिटिशियन कैसे हैं, आपका उनके साथ कैसा रिलेशन है, मार्केटिंग कैसे कर सकते हैं, सब कुछ। लेकिन आप वही अफ्रीका में चले जाओ या किसी और कंट्री में चले जाओ, वहाँ का आपको ज्यादा कुछ पता नहीं है, तो आप वहाँ पे रिसर्च करोगे, अपनी टीम भेजोगे, फिर वहाँ पे सेटअप करोगे और कल्चर समझोगे, इन्वायरमेंट समझोगे वहाँ का। इन सब में क्या लगेगा, आपका बहुत ज्यादा मनी लगेगा। और हम ये क्यों करते हैं एक कंट्री से दूसरे कंट्री, ताकि हम एक कंट्री में अगर पॉलिटिकल क्राइसिस आ गया तो हम दूसरे कंट्री में कम से कम रहेंगे। तो एक जगह पे हमारा 20% इन्वेस्टमेंट है। मान लीजिए आपके पास 5,000 करोड़ का बिजनेस है, आपने सारा 5,000 करोड़ पे यहाँ लगा रखा है और यहाँ पर अगर कुछ क्राइसिस आया तो आपका पूरा पूरा बिजनेस डूब जाएगा। इसलिए सेग्रीगेट करते हैं हम। कुछ बिजनेस जो है कहीं और सेट करेंगे, किसी और कंट्री में सेट करेंगे। जितना ज्यादा स्प्रेड हो जाएगा उतना ज्यादा आपका रिस्क जो है कम होगा। उस पॉइंट ऑफ व्यू से रिस्क बढ़ेगा भी, लेकिन ओवरऑल आपका एक जगह पे डिपेंडेंट नहीं रहोगे आप। तो इसके लिए करते हैं। तो अब उसके लिए आपका यहाँ पे मनी बहुत ज्यादा लग रहा है, तो उस केस में आप क्या कर सकते हो कि आप किसी और कंपनी में जो हो वहाँ पे लोकल, और आप मान लीजिए कि जो भी चीज आप सप्लाई करते हो तो वो वहाँ की कंपनी जो सेम चीज सप्लाई कर रही है उससे कंपटीशन करने के बजाय आप उसके साथ मर्जर एक्विजिशन कर सकते हो, क्योंकि वो वहाँ पर है तो उसको वहाँ का सारा कुछ पता है, ये सारा चीज। ठीक है, कल्चर वगैरह, पॉलिटिकल रिलेशनशिप भी है, सब कुछ है वहाँ पे उसका। तो अगर आप वहाँ पे जाकर के इससे कम्पीट करने की कोशिश करोगे तो आपका मनी भी बहुत ज़्यादा जाएगा और आपको रेवेन्यू जनरेट करने में, प्रॉफिट बढ़ाने में काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो इसलिए सजेस्टेड होता है कि वहाँ पे आप मर्जर एक्विजिशन कर लो, क्योंकि उसका ये सारा पॉजिटिव पॉइंट है जो आपके पास नेगेटिव पॉइंट है। तो इनके पॉजिटिव पॉइंट को आप अगर अपने साथ जोड़ लोगे तो आप भी प्रॉफिटेबल हो जाओगे। तो अननेसेसरी आपको कंपटीशन कम करने की जरूरत होती है, इसलिए मर्जर एक्विजिशन भी बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। अब हम बात करें अगर माइक्रो एनवायरनमेंट में, तो इसमें आता है आपका इंटरेस्ट रेट, करेंसी एक्सचेंज रेट हो गया, उसके अलावा आपका हो गया इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन। अगर वहाँ पर इंटरेस्ट रेट हाई है तो आपको कॉस्ट बढ़ जाएगा। अगर वहाँ पर करेंसी एक्सचेंज, मान लीजिए आप इंडिया में हो, इंडिया में $1 आपको लास्ट ईयर 75 का मिलता था, तो वही $1 आज के डेट में $85 का मिल रहा है। तो आप इसके लिए क्या होगा, आप माइक्रो इन्वायरमेंट आपने अच्छे से स्टडी किया हो तो आपको पता है कि कंसिस्टेंटली लास्ट 10 साल में किस तरीके से इंडिया वर्सेस USD का क्या रेट से ग्रो हो रहा है। तो क्या चांसेस है कि अगला कुछ साल में क्या ग्रो होकर के कितना डॉलर, या 100 रुपीज का $1 हो जाएगा या कितना हो जाएगा। उस बेस पे आप क्या कर सकते हो कि आप ऑप्शन बाई कर सकते हो
बहुत सारा डॉलर। तो यहाँ पे जब आप पैसा अपना भेजोगे उस कंट्री में जहाँ पे भी आपने बिजनेस सेटअप किया, तो आपको हाई प्राइस में ये परचेस करना पड़ेगा। यहाँ पे आपने ऑलरेडी डॉलर परचेस करके रखा है, तो यहाँ पे जब डॉलर का आपका रेट बढ़ा तो यहाँ आपको प्रॉफिट हो जाएगा, क्योंकि आपने 75 के रेट पे थे उस टाइम आपने परचेस कर रखा था, मान लीजिए $200,000। ऑक्शन में परचेस करने पे बहुत कम देना पड़ता है, उस बेसिस पे आपने डॉलर परचेस कर रखा है। यहाँ पे आपको दोबारा से परचेस करना है, तो यहाँ पे आपका एक्सपेंस बढ़ जाएगा परचेस करने के बाद। यहाँ पे आपने ऑलरेडी परचेस किया हुआ है, तो यहाँ आपको सेल करना है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका प्रॉफिट बढ़ जाएगा। तो ये आपको नील कर देगा या कट ऑफ कर देगा या रिड्यूस कर देगा आपका एक्सपेंसेस। तो इस तरीके से माइक्रो एनवायरनमेंट पे रिसर्च करने से आपको ये फायदा होता है। इन्फ्लेशन डिफ्लेशन आपको पता ही है कि प्राइस जो है प्रोडक्ट का बढ़ रहा है, तो उसका भी आपको सोचना है कि आपको कैसे डील करना है। डिफ्लेशन है यानी कि प्राइस कम हो रहा है। अब ऐसे कंट्री में जाएंगे जहाँ पे आपके प्रोडक्ट का डिमांड ही कम हो रहा है, प्राइस इसकी वजह से कम हो रहा है, तो वहाँ पे बिजनेस करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वहाँ पे प्रोडक्ट का प्राइस जो है वो कम हो रहा है, जिसकी वजह से क्या है कि जो साइकिल है बिजनेस का या इंडस्ट्री का वो डिस्टर्ब हो जाता है। एक बंदा परचेस कर रहा है तो एक बंदा सेल कर रहा है, तो पैसा फ्लो हो रहा है। पैसा फ्लो होना रुक जाता है जब डिफ्लेशन होता है। तो इन सब चीज का अच्छे से ध्यान देना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो इसके बाद हम डिस्कस करेंगे आपको माइकल पोर्टर के 5 फोर्स, उसके लिए अलग से लेक्चर होगा, ठीक है, उसमें डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो ये आपका पार्ट जो है आपका एक्सटर्नल इन्वायरमेंट का है, ठीक है। तो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट ऑलमोस्ट हमारा कंप्लीट हो गया, हम उसके बाद इंटरनल इन्वायरमेंट पे फोकस करते हैं, ठीक है। तो हम रिकअप कर लेते हैं, आज हमने क्या सीखा। हमने डिफाइनिंग कंपनी मिशन के बारे में बात करी, ये हमने प्रीवियस लेक्चर में डिटेल में डिस्कस किया था। उसके बाद जैसे राइट क्वेश्चन करना, हम क्यों बिजनेस कर रहे हैं, हम क्या अचीव करना चाहते हैं, और 5 ईयर 10 ईयर का क्या हमारा प्रोजेक्टेड प्लान है, ठीक है। उसके बाद हमने इंटरनल इन्वायरमेंट भी डिटेल में डिस्कस कर लिया। अगले लेक्चर में हम इंटरनल इन्वायरमेंट डिस्कस करेंगे, सेलेक्ट करेंगे स्ट्रेटजी जो भी बेस्ट सुटेबल होगा अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग। उसके बाद हम उसको इम्प्लीमेंट कर देंगे। इम्प्लीमेंटेशन मतलब कि वही स्ट्रेटेजिक प्लान को कन्वर्ट करना फाइनेंशियल प्लान में इन न्यूमेरिकल टर्म। कब क्या काम करना है, कितना क्वांटिटी प्रोडक्ट करना है, कितना सेल करना है, कितना मार्केटिंग में इन्वेस्ट करना है, और कौन बंदा क्या काम करेगा, ठीक है। वो सारा चीज पहले से डिसाइड करना पड़ेगा हम, ताकि बाद में हम उसको मॉनिटर कर सकें कि जो भी इश्यूज आए हैं वो कहाँ पे आए हैं, क्यों आए हैं, और किसकी वजह से आए हैं, तो हम उसको कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन टू द नेक्स्ट सेशन। फॉलो मी ऑन लिंक्डइन और यूट्यूब और इंस्टाग्राम। थैंक यू वेरी मच।